हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फ्लेमिंगो बुक के पोइट्री सेक्शन से सेकंड पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके पोइट हैं स्टीफन स्पेंडर। तो चलिए सबसे पहले हम स्टीफन स्पेंडर को डिस्कस कर लेते हैं। स्टीफन स्पेंडर वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड एन एसेइस्ट। ये एक इंग्लिश पोएट और एक एसेइस्ट थे। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज, इसने यूनिवर्सिटी कॉलेज छोड़ दिया था ऑक्सफोर्ड का, विदाउट टेकिंग अ डिग्री, बगैर किसी डिग्री के पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930, और बर्लिन चले गए थे 1930 के अंदर। स्पेंडर टुक अ कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में इनका बड़ा इंटरेस्ट था। एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी अ सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट, और ये अपने आप को एक बहुत बड़ा सोशलिस्ट, समाजवादी और शांतिवादी हैं वो मानते थे। बुक्स बाय स्पेंडर, स्पेंडर की जो किताबें हैं इंक्लूड, जिसमें शामिल हैं पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी, और इसकी एक ऑटोबायोग्राफी है वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। ये किताबें इसकी बड़ी फेमस हैं। In an elementary school classroom in Islam, he has concentrated, इस पोएम के अंदर उसने जो कंसंट्रेट किया है, जो फोकस किया है ऑन द थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटीज़। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। उसका जो मेन फोकस ऑफ पॉइंट है वो है सामाजिक जो अन्याय है, जो इंडिस्क्रिमिनेशन है, जो इनइक्वलिटीज़ है, वर्ग मतभेदता है, क्लास स्ट्रगल है, उसके ऊपर इसने फोकस किया है। ये जो पोएम है ये पब्लिश की गई थी 1964 के अंदर, 1964 के अंदर इसको पहली बार पब्लिश किया गया था। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि स्टीफन स्पेंडर है वो 1952 के अंदर भारत के अंदर आए थे। मद्रास के जेमिनी स्टूडियो, जो कि फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री मानी जाती है, उसके अंदर वो आए थे और यहाँ आके उसने स्पीच भी दी थी। तो चलिए इस पोएम को हम डिस्कस करते हैं। इट इज़ अ बिग पोएम, और इस पोएम के अंदर देर आर 4 स्टेंजाज, 4 स्टेंजाज हैं। और जब आप इस पोएम को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस पोएम की कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। तो जब किसी पोएम की राइमिंग स्कीम नहीं होती है तो वो फ्री वर्स के अंदर मानी जाती है। तो ये एक फ्री वर्स में लिखी गई पोएम है। अब क्या होता है कि स्टीफन स्पेंडर है जो कि एक पॉलिटिशियन भी थे, सोशलिस्ट भी थे, और इनका बड़ा इंटरेस्ट था इन चीज़ों के अंदर। तो एक बार इनको मौका मिलता है एक स्लम एरिया के अंदर विजिट करने का। तो वहाँ उनको पता चलता है कि यहाँ पर कोई एलिमेंट्री स्कूल भी है। तो वो उस एलिमेंट्री स्कूल को देखने के लिए कि वहाँ बच्चों के साथ किस प्रकार का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, ये देखने के लिए वो वहाँ पे जाते हैं। तो इस पोएम को 4 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू स्टेंजा, ताकि आप इसको इजीली समझ पाएँ। पहले स्टेंजे के अंदर हमें बताया गया है कि स्टीफन स्पेंडर है जब क्लासरूम के अंदर एंट्री करते हैं तो उनके सामने जो बच्चे नज़र आते हैं, तो पहले स्टेंजे के अंदर उसने उन स्टूडेंट्स को डिस्क्राइब किया है। उन बच्चों के चेहरे कैसे हैं, वो किस तरीके से हमें दिखाई दे रहे हैं, मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, कुपोषण का शिकार हैं। तो पहले स्टेंजे के अंदर उसने बच्चों की कंडीशन को, उनके फिजिकल अपीयरेंस को दिखाने की कोशिश की है। दूसरे स्टेंजा के अंदर स्टीफन स्पेंडर की जो नज़र है वो बताई गई है कि बच्चों के बाद उसने क्लासरूम को देखा। तो जब उसने क्लासरूम को देखा तो उसने देखा कि दीवार है वो भी बहुत ख़राब है। दीवारों के ऊपर जो तस्वीरें लगी हुई हैं, जो डोनेशंस में जो चीज़ें लगी हुई हैं वो दिखाई गई हैं। वहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स दिखाई गई हैं, शेक्सपियर की फ़ोटो दिखाई है, वर्ल्ड मैप की फ़ोटो लगी हुई है, ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत फेमस घाटी है टायरोलिस, उसकी पिक लगी हुई है। तो ये चीज़ दिखाने की कोशिश है वो
की गई है। थर्ड स्टेंजा के अंदर उन गरीब बच्चों की कंडीशन, पॉवर्टी की जो दरिद्रता की है वो दिखाने की कोशिश की है। और लास्ट स्टेंजा के अंदर स्टीफन स्पेंडर ने सॉल्यूशन बताने की कोशिश की है कि इन बच्चों को किस प्रकार से इन कंडीशन से बाहर निकाला जा सकता है। तो आइए इस पोएम को हम वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं ताकि ये ईजीली हमें समझ आ जाए। Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn round their pallor. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, अगर आप किसी पेड़ को किसी उपजाऊ ज़मीन में लगाते हैं, अच्छा पानी देते हैं, अच्छा उसको फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी जो ग्रोथ होगी वो बहुत अच्छी होगी। और एक पेड़ को आप एक ऐसी जगह लगा देते हो जो कि बिल्कुल बंजर है, ना उसको खाद मिलता है ना उसको पानी मिलता है, तो वो बिल्कुल सूख जाएगा। तो यहाँ बताने की कोशिश की है, स्टीफन स्पेंडर है जब क्लास में एंट्री करता है तो जैसे ही उसकी बच्चों के ऊपर नज़र पड़ती है तो पहला अपीयरेंस उसको ये लगता है कि फार फार, दूर दूर, फ्रॉम गस्टी वेव्स, जो झोंकेदार हवाएं होती हैं, झोंकेदार जो लहरें होती हैं, झोंकेदार जो हवाएं होती हैं, उनसे बहुत दूर, दीज चिल्ड्रंस फेसेस, इन बच्चों के जो चेहरे हैं, लाइक रूटलेस वीड्स। रूटलेस वीड्स मीन्स सूखी हुई घास, उखड़ी हुई घास, खरपतवार हम जिसको बोलते हैं। द हेयर टोर्न राउंड देयर पेलोर, पेलोर मीन्स पीला पड़ा हुआ चेहरा, यानी कि दिखाया गया है कि उन बच्चों का जो चेहरा है बिल्कुल पीला पड़ा हुआ है क्योंकि वो कुपोषण का शिकार हैं। उनके पीले पड़े हुए चेहरों के ऊपर उनके जो बाल हैं वो बिखरे हुए हैं, यानी कि उन्होंने कंघी तक भी नहीं कर रखी है। द टॉल गर्ल विद हर वेड डाउन हेड, अब एक लड़की को वो देखता है, लंबी है, सर उसने नीचे किया हुआ है। तो जैसा कि आपको पता है, गर्दन किसकी नीचे होती है? जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो। तो कॉन्फिडेंस आज के दिन जब आप चारों तरफ देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो गरीब इंसान होता है, जिसके पास हर चीज़ की कमी होती है, वो हमेशा अपने आप को कॉन्फिडेंसलेस मानता है और वो हमेशा नीचे की तरफ देखता रहता है। तो ऐसा लग रहा है कि गरीबी के कारण वो जो लंबी लड़की है उसने अपना चेहरा है वो नीचे की तरफ किया हुआ है। फिर उसकी नज़र जाती है द पेपर स्विमिंग बॉय, एक बिल्कुल दुबले पतले लड़के की तरफ, विद रेड्स आइज, जिसकी आंखें चूहे जैसी हैं। जैसा कि आपको पता है, चूहे की आंखें हैं वो उसकी बॉडी से बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं। ये एक कुपोषणता की निशानी होती है। अब वो जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा वीक है और उसकी आंखें हैं वो कुपोषण के कारण, मेल न्यूट्रिशन के कारण वो बाहर की तरफ आई हुई हैं। तो यहाँ भी बताने की कोशिश की है कि वो कितने ज़्यादा दरिद्रता के अंदर हैं। फिर उसकी नज़र जाती है द स्टंटेड, स्टंटेड मीन्स जिसका पालन पोषण सही तरीके से नहीं हुआ हो, अविकसित, एक अविकसित लड़के की तरफ उसकी नज़र जाती है। अनलकी एयर, एयर होता है उत्तराधिकारी जिसको विरासत में मिला है, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ। रिसाइटिंग अ फादर्स नर्ल्ड डिजीज फ्रॉम लेशन फ्रॉम हिज डेस्क, अब उसकी नज़र जाती है एक ऐसे लड़के की तरफ जो डेस्क के ऊपर अपना पाठ है वो पढ़ रहा है। लेकिन जब उसको देखता है स्टीफन स्पेंडर तो उसको ऐसा लग रहा है कि वो पाठ नहीं पढ़ रहा, बल्कि वो अपने पेरेंट्स से उसको जो बीमारियां मिली हैं, नर्ल्ड डिजीज़ मिली हैं, जो गांठीदार बीमारियां उसको मिली हैं, वो बताने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा उसको प्रतीत होता है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, और पीछे डिम, क्योंकि क्लासरूम के बैक साइड में थोड़ा सा अंधकार था, वहाँ पर वन अननोटेड, एक ऐसा लड़का बैठा हुआ है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। स्वीट एंड यंग, बहुत प्यारा और छोटा सा बच्चा बैठा है। हिज आइज लिव इन ए ड्रीम, उसकी आंखों में एक सपना है। ऑफ स्क्विरल्स गेम, स्क्विरल्स होती है गिलहरी, जैसा कि आपको पता है गिलहरी बहुत चंचल होती है, वो एक जगह पर कभी भी नहीं रुकती है। तो वो जो बच्चा है बिल्कुल चंचल सा गिलहरी के गेम की तरह उसके मन के अंदर ख्याल हैं वो आ रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। वो एक पीछे की तरफ बैठा हुआ है। इन द ट्री रूम, ट्री रूम होता है पेड़ के अंदर जो बिल वगैरह होता है, जिसके अंदर
गिलहरी बार बार से अंदर आ और जा रही है। अदर देन दिस, बजाय के इसकी, यानी कि वो जो अननोटेड प्यारा सा जो बच्चा बैठा हुआ है उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल चंचल टाइप का है और वो इन चीज़ों की अपेक्षा गिलहरी का जो गेम है उसके सपने में खोया हुआ है। तो पहले स्टेंजे के अंदर स्टीफन स्पेंडर ने हमें बताने की कोशिश की है कि जो बच्चे हैं फर्स्ट अपीयरेंस के अंदर उसको कैसे नज़र आए, तो बताने की हमें कोशिश की है। अब इस पहले स्टेंजे के अंदर आप देखिए, पहली लाइन के अंदर फार फार फे साउंड है, वो फार फार 2 बार रिपीट हुआ है। जब सेम वर्ड एक से अधिक बार रिपीट होता है तो उसको हम रिपीटिशन बोलते हैं। तो यहाँ पर रिपीटिशन अलंकार का यूज हुआ है। अगली लाइन में आप देखेंगे कि बच्चों का जो चेहरा है उसकी तुलना की गई है रूटलेस वीड्स के साथ, सूखे हुए घास के साथ। जब किसी दो ऑब्जेक्ट्स की, डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स की तुलना की जाती है एज और लाइक वर्ड के साथ, तो वहाँ पर सिमिली अलंकार होता है जिसको आप हिंदी में उपमा बोलते हैं। तो यहाँ पर उपमा है। थर्ड लाइन के अंदर आप देखिए, द पेपर स्विमिंग बॉय, वो जो लड़का है उसको सीधे सीधे पेपर के साथ उसकी तुलना कर रखी है। जब किसी 2 डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स की तुलना बगैर एज और लाइक के की जाती है वो मेटाफर होता है जिसको आप हिंदी में रूपक अलंकार बोलते हो। तो पहले स्टेंजे के अंदर ये हमारी फिगर्स ऑफ स्पीच हैं वो यूज की गई हैं। सेकंड स्टेंजा को आप देखिए, अब उसकी नज़र जाती है दीवारों के ऊपर। ऑन शोर क्रीम वॉल्स, जो दीवारें हैं वो बिल्कुल शोर क्रीम की है, यानी कि वहाँ पर वाइट वॉश वगैरह सही तरीके से नहीं हो रहा। शोर का मतलब जैसे आप खट्टा मानते हैं, जिसको देखकर हमारा जो मन है वो खट्टा हो जाए, अच्छा नहीं लगे। नॉट फीलिंग गुड, तो दीवारों को देखकर अच्छी फीलिंग नहीं आती है। उसके ऊपर डोनेशंस, दान में दी हुई चीज़ें हैं वो लगी हुई हैं। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि दीवारों के ऊपर क्या क्या है वो लगा हुआ था। शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर के हेड की फ़ोटो लगी हुई है। अब शेक्सपियर कौन थे? शेक्सपियर हैं वो एक बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट थे, तो उसकी फ़ोटो वहाँ पे लगी हुई है। क्लाउडलेस एट डॉन, अब जो उसका जो हेड है, जो उसका सर है, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जिस तरीके से बादल रहित जो आसमान होता है उसके अंदर सूर्य उदय हो रहा है। और सूर्य का जो उदय होना होता है उसको हम क्या मानते हैं? नॉलेज का प्रसार करना, नॉलेज का बढ़ना। सिविलाइज डूम राइडिंग ऑल सिटीज़, जो सभी सिटीज़ के ऊपर राइड करता है, यानी कि जो नॉलेज है वो सभी शहरों के ऊपर राज करती है, राइड करती है। तो पहली जो फोटो लगी हुई है वो लगी हुई है विलियम शेक्सपियर की। विलियम शेक्सपियर की हेड की तुलना क्लाउडलेस एट डॉन के साथ की गई है, जो कि सभी शहरों के ऊपर, सभी सिटीज़ के ऊपर राइड करता है। दूसरी फोटो आगे बता रहा है बेल्ट फ्लावरी टायरोलीज वैली। टायरोलीज वैली ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत फेमस घाटी है जिसके अंदर बेल्ट एंड फ्लावरी, बहुत ज़्यादा फूल वगैरह अच्छे दिखाए गए होते हैं। तो ये एक फ़ोटो वहाँ पे लगी हुई है टायरोलीज वैली की। तीसरी फोटो लगी हुई है ओपन हैंडेड मैप। ओपन हैंडेड मैप मीन्स खुले हाथों से बनाया हुआ मैप। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जो इस संसार को अवॉर्ड कर रहा है, प्रदान कर रहा है इसका संसार, यानी कि वर्ल्ड के मैप की एक फ़ोटो वहाँ पे लगी हुई है। तो यानी कि उस कमरे की दीवार के ऊपर जो स्टीफन स्पेंडर ने जो नोट किया, सबसे पहले उसने नोट किया विलियम शेक्सपियर की फ़ोटो को। दूसरा उसने नोट किया ऑस्ट्रेलिया की जो घाटी है जिसका नाम टायरोलीज वैली है, फ्लोरी है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, उसको उसने नोट किया। तीसरा उसने जो देखा वो देखा उसने संसार के मैप की फ़ोटो। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, हालांकि इन बच्चों के लिए दीज विंडोज़, ये जो खिड़कियां हैं, कमरे की जो खिड़कियां हैं, नोट दिस मैप, ये मैप नहीं, देयर वर्ल्ड, उनका संसार। अब वो बताता है स्टीफन स्पेंडर कि इन बच्चों का जो संसार है वो तो ये रूम ही है, इस खिड़कियों के बाहर जो उनको नज़र आता है यही उनका संसार है। ये दीवार के ऊपर जो संसार का मैप लगा हुआ है ये उन बच्चों का संसार नहीं है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स, जहाँ पर उनका सारा का सारा जो भविष्य है, इज़ पेंटेड विद ए फॉग,
फॉग यानी कि जिसके अंदर हमें कोई चीज़ क्लियर नहीं दिखाई देती, यानी कि उन बच्चों का जो संसार है, जो फ्यूचर है, वो अंधकार से भरा हुआ है, उनकी लिए कोई भी चीज़ है वो क्लियर नहीं है। ए नैरो स्ट्रीट, एक बिल्कुल तंग गली है, सील्ड इन विद अ लेड स्काई, जो आगे जाकर बंद हो जाती है, सील हो जाती है, और उसके ऊपर का जो आसमान है वो भी लेड का यानी कि कलरलेस है। जब आप देखेंगे कि आसमान के अंदर सूर्य जब निकलता है तो वो चारों तरफ है वो प्रकाश करता हुआ निकलता है, लेकिन इन बच्चों का जो वर्ल्ड है, जो इनका संसार है, वो एक ऐसी तंगली के अंदर है जहाँ का जो आसमान है वो भी उन्हें प्रकाश नहीं देता है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, फार फार फिर दोबारा से यूज हुआ है, ये भी हमारा रिपीटिशन है। इनका जो संसार है वो नदियों से, केव्स होते हैं जो अंतरीप वगैरह हम इनको बोलते हैं, और जो पढ़ाई से रिलेटेड, जो वर्ड्स से रिलेटेड, जो अच्छी अच्छी जो बातें हैं उनसे भी दूर है, यानी कि इन बच्चों का जो संसार है वो इन चीज़ों से बहुत दूर है। तो सेकंड स्टैंजा के अंदर बताने की कोशिश की है कि दीवारों के ऊपर जो डोनेशंस में जो चीज़ें लगी हुई हैं, दीवारें कैसी हैं, वो यहाँ पर पोएट ने डिस्क्राइब की हैं। थर्ड स्टैंजा के अंदर उसने बताया है उनकी कंडीशन को, श्योरली शेक्सपियर इज विकेट, द मैप अ बैड एग्जाम्पल, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। अब कहता है कि निश्चित रूप से शेक्सपियर है वो विकेट है, विकेट का मतलब होता है जो अच्छा इंसान ना हो, और जो मैप है वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम दीवारों के ऊपर किसी महापुरुष की, किसी अच्छे इंसान की फ़ोटो लगाते हैं तो हम इस उम्मीद में लगाते हैं कि जब भी हम उसको देखेंगे वो हमें कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन देगा, कुछ ना कुछ प्रेरणा देगा। लेकिन वो बच्चे हैं, वो शेक्सपियर को जानते ही नहीं हैं, तो शेक्सपियर उनके लिए यूजलेस है। तो शेक्सपियर है वो अच्छा नहीं है, और जो मैप है वो भी एक अच्छा उदाहरण नहीं है, क्योंकि उस मैप के अंदर उन बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है। विद शिप्स एंड सन एंड लव, जब भी वो किसी ऐसे शिप्स को देख लेते हैं, सूर्य को देखते हैं या उन लव को देखते हैं, टेम्पटिंग देम टू स्टील, टेम्प्ट का मतलब होता है लालायित करना, तो वो उन्हें लालायित करता है चोरी करने के लिए, कि उनके पास भी ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए, वो भी ऐसी कंडीशन में होनी चाहिए कि उन्हें भी इन चीज़ों को देखने का मौका मिले, इसलिए वो उनको चुराने के लिए तैयार रहते हैं। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रम्पेड होल्स, क्रम्पेड होल्स का मतलब होता है जो छोटे छोटे संकुचित बिल हैं, क्योंकि उनका जो जीवन है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, उनके जो छोटे छोटे बिल हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों के अंदर उनके जो घर बने हुए हैं, उनका जीवन उन्हीं तक सिमट कर रह जाता है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, शुरुआत और जो उनका अंत होता है नाइट का, वो भी अंधकार में ही रहता है। फॉग भी रिप्रेजेंट करता है जो चीज़ क्लियर ना हो, और एंडलेस नाइट यानी कि कभी न ख़त्म होने वाली रात, यानी कि उनके जीवन के अंदर कभी भी प्रकाश नहीं होता। ऑन देयर स्लैग हीप होता है कबाड़ का ढेर। दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स, इन बच्चों ने खाल ओढ़ी हुई है। पीप्ड थ्रू बाई बोन्स, जो कि झांक रही है उनकी हड्डियों के द्वारा। अब यहाँ बताने की कोशिश की है कि अगर आप किसी कबाड़ के ऊपर कोई कपड़ा ढक देंगे तो वो कबाड़ है वो कहीं कहीं से ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देगा। इसी प्रकार से इन बच्चों को देखकर ऐसा लगता है कि इन बच्चों का जो शरीर है वो ऐसा बना हुआ है कुपोषणता के कारण कि हड्डियों के ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने त्वचा है जो है वो ओढ़ा रखी हो। एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास, और इन्होंने जो चश्मे वगैरह डाले हुए हैं, पहने हुए हैं, वो भी ऐसे स्टील के हैं जो कि मेंड किया गया है, यानी कि अच्छी क्वालिटी के नहीं है, उसकी मेंड मीन्स उसको सुधार करना, उसको उसकी मुरम्मत करना। लाइक बोटल बीट्स ऑन स्टोन्स, जिस प्रकार से स्टोन के ऊपर जो बोतल होती है ना, उसके कांच के जो टुकड़े हैं वो फोड़ दिए जाते हैं, तो उनके जो ग्लास हैं वो भी इस प्रकार से टूटे हुए हैं।
ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगिस्लम, उनका जो सारा का सारा जो टाइम है जीवन का, उनके जन्म से लेकर उनकी मौत तक का सारा जो टाइम है वो वही फॉगिस्लम है, वही अंधकार से भरा हुआ झुग्गी झप्पड़ वाला जो इलाका है वही है। सो ब्लोट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डोम, ब्लोट का मतलब होता है धब्बा। अगर ये जो दीवार के ऊपर जो मैप लगा हुआ है, अगर हम इसके ऊपर ये बना दे कहीं कि ये झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, अगर आप देखोगे किसी भी मैप को तो मैप के अंदर हमें हर शहर मिल जाएगा, हर गांव मिल जाएगा, हर देश मिल जाएगा, लेकिन कहीं पर भी मैप के अंदर झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उनको स्थान नहीं दिया जाता। तो अगर हम मैप के अंदर ये दिखा देंगे कि यहाँ से यहाँ तक स्लम एरिया है तो वो ऐसा लगेगा जैसे कि डूम है। डूम का मतलब होता है विनाश का, जो सिंबोलिज्म हम इसको मान सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा धब्बा रहेगा मैप के लिए। तो थर्ड स्टेंजा के अंदर उसने बताने की कोशिश की है उनकी कंडीशन को, और जो लास्ट स्टेंजा है उसके अंदर उसने बताने की कोशिश की है कि इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। स्टीफन स्पेंडर कहता है कि अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, कहता है कि जब तक यहाँ जितने भी गवर्नर आते हैं, जितने भी इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, जितने भी लोग यहाँ विजिट करते हैं, वो जब तक इस मैप को, जो मैप दीवार के ऊपर लगा हुआ है, इसको उनकी विंडो नहीं बना देते हैं, यानी कि इस मैप को ही उनका संसार नहीं बना देते हैं। एंड दीज विंडोज़, और ये जो खिड़कियाँ हैं, ये जो क्लासरूम के बाहर जो दिखाई दे रहा है खिड़कियों में से, ये जो खिड़कियाँ हैं दैट सेट अपॉन देयर लाइव्स, जो उनके जीवन के ऊपर बंद हो जाती हैं, लाइक कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स होता है मकबरा, किसी डेड बॉडी को दफना के उसके ऊपर जो मकबरा बनाया जाता है जो कभी ओपन नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से ये जो खिड़कियां हैं, ये जो इनका संसार है, ये इस तरीके का है मानो इनके जीवन के ऊपर जो बाहर निकलने के लिए जो खिड़कियां हैं वो इनकी बंद कर दी गई हों। ब्रेक ओ ब्रेक कहता है कि आह्वान करता है कि आप तोड़ डालिए, इनको बोलता है, ये गवर्नर हैं, इंस्पेक्टर हैं, विजिटर्स हैं, इनको बोलता है कि आप इनको तोड़ डालिए। ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, जब तक ये पूरा का पूरा टाउन है वो बिल्कुल ओपन नहीं हो जाता। एंड शो द चिल्ड्रन, और इन बच्चों को आप दिखाइए, टू ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेत आप इनको दिखाइए। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अजूरे ऑन गोल्ड सैंड्स, अजूरे का मतलब होता है गहरा नीला जो रंग होता है, यानी कि आसमान, यानी कि नीले आसमान के नीचे जो स्वर्णिम जो रेत होता है, जो बीच होता है, वो चीज़ें आप इनको दिखाइए। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, और इनको एजुकेशन आप प्रोवाइड कीजिए, इनके सामने आप किताबें खोलिए ताकि ये उनको अच्छे तरीके से पढ़ पाएँ। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, वाइट एंड ग्रीन नेचर को भी रिप्रेजेंट करता है, और नेचर की जानकारी उन्हीं लोगों को होती है जिनके अंदर नॉलेज होती है, ताकि ये किताबों को भी पढ़ें और इनके अंदर इतनी समझ आ जाए कि प्रकृति के अंदर जो चीज़ें हैं उनको भी ये जान पाए। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहता है कि इतिहास वही लिखते हैं जिनकी भाषा के अंदर सूर्य की गर्मी होती है। अगर आप देखेंगे इतिहास का, अगर हम एग्जाम्पल लें तो इतिहास के अंदर आप देख लीजिए, ऐसे इंसान को कभी भी स्थान नहीं दिया जाता जो कमज़ोर है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं की है। तो इतिहास वही लिखते हैं जिनकी भाषा के अंदर सूर्य की गर्मी होती है। सूर्य जो है, जो प्रकाश है सूर्य का, वो हमेशा नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। तो जब तक उनको नॉलेज नहीं प्रोवाइड की जाएगी तब तक उनका कोई समाधान नहीं हो सकता है। तो आप इसके अंदर देखिए सेकंड लास्ट लाइन, रन, और 2 बार रन का यूज हुआ है स्टार्टिंग में। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एनाफोरा। जब किसी 2 लाइनों की शुरुआत, 2 या 2 से अधिक लाइनों की शुरुआत सेम वर्ड के साथ की जाती है तो वो एनाफोरा होता है। तो इस तरीके से अगर आप थर्ड स्टैंजा के अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर जो 4th लाइन है, फ्रॉम फोग, फे साउंड है वो रिपीट हुआ है, तो ये एलिट्रेशन है। आप इसके अंदर देखेंगे लाइक बोटल,
बिट्स ऑन स्टोल, तो लाइक वर्ड का इस्तेमाल हुआ है थर्ड स्टैंजा के अंदर, तो ये हमारा सिमिली का एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार की इसके अंदर पोएटिक डिवाइस हैं वो यूज की गई हैं। आई होप it is quite clear to you. If you face any kind of problem, do discuss. Thank you very much. Have a nice day.